नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज इस अनोखे सफर में CNBC आवाज है एक बड़े ही खूबसूरत शहर में। यहाँ का न सिर्फ आसमान नीला है पर काफी हद तक यहाँ की जमीन भी नीली है, इसलिए शायद इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। सूरज देवता की मेहरबानी यहाँ पर साल भर रहती है, इसलिए इसे सन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये शहर मशहूर है टूरिज्म के लिए, अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मिर्ची वड़े के लिए, रंग बिरंगी जूतियों के लिए और रंग बिरंगे कपड़ों के लिए भी। और अभी तक आप शायद समझ गए होंगे कि हम किस शहर में, जी हाँ, हम हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में। जोधपुर में पिछले कई सालों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ पर एम्स भी है, IIT भी है, NIFT है, FDDI, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ मौजूद है। यहाँ कंपनियों द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, IT लग रहे हैं। यहाँ साल भर में कई कल्चरल फेस्ट किए जाते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि ये शहर अब बच्चा नहीं रहा, अब ये बालिग हो गया है। और इस बालिग शहर में आगे बढ़ने की कुव्वत, कुछ बड़ा कर दिखाने की, अपना नाम रोशन करने की कूट कूट कर भरी है। इस शहर की तरक्की और आगे के रास्ते के बारे में ही हम अगले कुछ घंटे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जोधपुर शहर के अब तक के सफर और यहाँ तक अचीवमेंट जो इसने अभी तक तय किए हैं। हमारे पास पहला पैनल मौजूद है, आपको हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, MP लोकसभा जोधपुर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कालजरी जोधपुर। हमारे साथ है करनी सिंह जसौल, डायरेक्टर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। साथ ही है AK अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान उद्योग ग्रुप। शाश्वत कुलश्रेष्ठा हमारे साथ हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एंड CSR केन इंडिया लिमिटेड। और हमारे साथ हैं महावीर अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर संस्कृति स्ट्रिप्स एंड ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज की इस खास पेशकश में। शेखावत सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। राजस्थान के लिए जोधपुर क्या था, क्या है और इसमें अब आगे क्या बनने की कुव्वत है? देखिए, ऐतिहासिक काल से जोधपुर का, मारवाड़ का अपना एक महत्व रहा है। और अगर ऐतिहासिक व्यापार की दृष्टि से देखूं मैं इतिहास में, तो पर्सिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इस पूरे क्षेत्र से जो व्यापार होता था इस देश के साथ में, उस व्यापार का मार्ग जोधपुर के रास्ते से जाता था। यदि इतिहास, पुराने इतिहास को छोड़ करके यदि मैं आजादी के पहले की, ठीक पहले की बात करूं, तो देश के शुरुआती दौर में जिन क्षेत्रों में रेलवे शुरू हुआ उसमें मारवाड़ एक था। और कराची तक हमारी रेल लाइन, मारवाड़ स्टेट की रेलवे लाइन कराची तक और इधर जयपुर तक को जोड़ती थी। अगर एविएशन की बात करूं तो भी जोधपुर उस समय के देश के अन्य केंद्रों से ज्यादा डेवलप जगह थी। और आपको आश्चर्य होगा, और मुझे लगता है कि सामने बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए एक नई बात होगी कि अपने जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वो आजादी के पहले भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तब हमारे यहाँ जो है कायरो तक से, मिस्र से फ्लाइट जो है जोधपुर आती थी, कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट होती थी। आजादी के बाद में धीरे धीरे जिस तरह से विकास हुआ, निश्चित रूप से जोधपुर में जिस तरह के विकास की संभावनाएं थी उस स्तर पर विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब पिछले दिनों में जिस तरह से जोधपुर ने एक करवट ली है, और जोधपुर में जिस तरह से आपने अभी कहा कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आए हैं जी। और जब मैं जोधपुर की बात करता हूं तो जोधपुर मीन्स पूरे, मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूं क्योंकि जोधपुर पूरे पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। जोधपुर में विकास की अब असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि जो देश को ऊर्जा देने वाली, गति देने वाला जो दो माध्यम है, एक हाइड्रोकार्बन जो तेल हमारे यहाँ निकलता है जोधपुर से सटे हुए, जोधपुर के एक क्षेत्र में बाड़मेर में जिस तरह से तेल निकला है,
इसके अतिरिक्त जो सोलर और विंड एनर्जी की जो दो और एनर्जी प्रोवाइड करने के जो माध्यम हैं, इन दोनों के बाद में जोधपुर में विकास की बहुत सारी संभावनाएं, नई संभावनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे सेक्टर्स, यदि हम टूरिज्म की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, हम एजुकेशन टूरिज्म की बात करें, हम इको टूरिज्म की बात करें, क्योंकि जोधपुर अपने आप में एक लिगेसी वाला शहर है। इस शहर की अपनी एक तहजीब है, अपनी एक तमीज है, अपनी एक संस्कृति है। जी, जी। इन सब को देखते हुए इस टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं। यदि इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जितनी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज होती है जमीन की आवश्यकता। जमीन हमारे पूरे पश्चिमी राजस्थान में पर मैन टू लैंड रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे अच्छा है, पॉजिटिव है। जी। दूसरी आवश्यकता होती है पार की, जो जैसा मैंने कहा जिस तरह से परिस्थितियां बदली है और हमारे यहाँ जिस तरह से एनर्जी की सरप्लस स्थिति में हम लोग आए हैं। तीसरी आवश्यकता होती है पानी की, जो पश्चिमी राजस्थान को दोनों छोर से, एक तरफ हिमालय का पानी राजस्थान कैनाल के माध्यम से और दूसरा नर्मदा का सरप्लस वाटर, ये दोनों ही तरफ से पानी मिल रहा है। चौथी आवश्यकता होती है मिनरल्स या रॉ मटेरियल की। तो लगभग 63 तरह के मिनरल्स, जैसा मैंने कहा, हाइड्रोकार्बन से लेकर के और जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है इस पूरे परिक्षेत्र में हैं। तो जोधपुर कैन डू वंडर्स एंड ये पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है और एक आदर्श शहर बन सकता है। आपने कहा कि टूरिज्म और बाकी सारे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट की संभावनाएं काफी है। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी करनी सिंह जी। टूरिज्म यहाँ का हमेशा से ही काफी प्रसिद्ध रहा। यहाँ के किले और यहाँ जो भी बाकी जो पर्यटन की चीजें हैं, देखने की चीजें हैं, क्या बदला है पिछले कुछ सालों में? अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट के हिसाब से भी। और एक सवाल जो मेरे दिल में है वो ये कि जब सब कुछ है यहाँ पर, एक ऑलरेडी ये हेरिटेज सिटी है, ये अभी भी जयपुर और उदयपुर से पीछे क्यों रह गया? जोधपुर एक ऐतिहासिक शहर है। इसकी बसावट 15वीं शताब्दी में राव जोधा जी ने की थी, जिनके नाम से शहर का नाम जोधपुर है। आपने सही कहा कि यहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल हमेशा से ही बहुत रहा है, खास करके पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में। अभी साल में करीब 11 लाख देशी विदेशी शहर को देखने के लिए आते हैं। जब मैं बोलता हूँ शहर को देखने के लिए आते हैं तो वाकई वो शहर को देखने के लिए आते हैं और साथ में जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि जयपुर और उदयपुर की तुलना में नंबर्स कम क्यों हैं, उसका एक मुख्य कारण कनेक्टिविटी है। जयपुर दिल्ली के पास होने से और उदयपुर गुजरात के पास होने से वहाँ पर स्थानीय पर्यटन का जो स्तर है वो बढ़ा है। जो बदलाव जो हुआ है वो ये है कि हम आज फ्यूचर ऑफ जोधपुर की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ हर शहर की एक आत्मा होती है, एक उसकी पहचान होती है, और जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, कभी कभी ये जो एस्पेक्ट है हमारी धरोहर का, वो एक साइडलाइन हो जाता है। लेकिन अगर शहर को हमें इसकी आत्मा से जुड़ाव रखना है तो जरूरी है कि जो हेरिटेज सेक्टर है उसमें लोगों का अवेयरनेस, खास करके स्कूली बच्चों के स्तर से, अगर वो अपनी शहर को नहीं पहचानेंगे, अपने पुराने शहर को नहीं पहचानेंगे, यहाँ की बावड़ियों को नहीं पहचानेंगे, यहाँ के कुओं को नहीं पहचानेंगे, यहाँ की गलियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक जो हम फ्यूचर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट जरूर होगा, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे जड़ों से धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। उससे बचा के हमको रखना है। जड़ों से जोड़ के रखना किसी भी शहर के लिए या उसकी आत्मा के ग्रोथ के लिए कहें, बहुत जरूरी है। अगर सभी हम बचपन सुनते आए हैं कि जमीन से जुड़े रहो अपने। शेखावत जी, देखिए, विकास के इस दौर में और जिस तरह से पूरा विश्व पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए भौतिकवाद के पीछे भाग रहा है, इस दौर में सारे देश भर के शहरों में निश्चित रूप से जो उनकी जड़ों से जुड़ाव था वो कम हुआ है। लेकिन यहां भी मैं अपने शहर को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज भी जोधपुर के लोग
अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो भाषा की दृष्टिकोण से, अपनी तमीज और तहजीब की दृष्टिकोण से। लेकिन ये आवश्यक है कि हम अपनी जो पुरानी धरोहर थी उन सब धरोहरों को रिस्टोर करें और उनको मेंटेन करके रखें। आजादी के बाद के समय में कालांतर में जैसे जैसे जिन चीजों का अभी करण सिंह जी ने उल्लेख किया कि बावड़ियों का, कुओं का, तालाबों का, वो अतिक्रमण उनमें बढ़ा है और क्योंकि उनकी उपयोगिता कम हुई। ड्रिंकिंग वाटर के पहले वो सोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन जब वो ड्रिंकिंग वाटर के दूसरे मोड्स आ गए उसके बाद में उनकी उपयोगिता कम हुई तो उनकी निश्चित रूप से अवहेलना हुई है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर अपने मुख्यमंत्री को कि उन्होंने जो है अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो पूरे राजस्थान में और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जिसका प्रभाव देखने को मिला है कि उन्होंने जो पुरानी ऐतिहासिक हमारे तालाब थे, गांवों में, शहरों में जो बावड़ियां थी, उन सबको रिस्टोर कराने के लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम की तरह नहीं, एक जन अभियान बना करके, पूरी जनता का अभियान बना करके उसको खड़ा करने की चेष्टा की जी। और एक साल में 99% से ज्यादा सक्सेस रेट उसकी रही। अब उन्होंने शहर को जोड़ा है, हमने भी कुछ शहर की बावड़ियों को अभी अडेप्ट किया है जिनको आइडेंटिफाई करके हम रिस्टोर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि करण सिंह जी और ये सारे लोग जो इस हेरिटेज और कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इसको बहुत डीपली देखते हैं, इंटेक के लोग भी, उन सब लोगों का भी हम सहयोग लेकर के इसको रिनोवेट करें, ताकि जिस तरह से पश्चिम में, यदि आप यूरोप में जाएं, किसी देश में एक छोटा सा ऐतिहासिक स्मारक है, उस एक ऐतिहासिक स्मारक के पीछे चारों तरफ वो एक एम्बियंस क्रिएट करके और केवल उसके माध्यम से पूरे उस स्थान का, उस शहर का, उस देश का टूरिज्म चलाते हैं। जी। जबकि सौभाग्य से हमारे पास में इतने सारी चीजें होते हुए भी हम सिर्फ एक एम्बियंस क्रिएट नहीं करना पाने के कारण। पर यदि मैं जब एम्बियंस की बात करता हूं तो मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा साहब जोधपुर गज सिंह जी को और महाराजा स्वरूप सिंह साहब को कि इन दोनों ने जोधपुर के टूरिज्म को बहुत इंटैक्ट रखना और एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए यदि कुछ लोगों का योगदान मैं कहूं तो इन दो लोगों का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान। इसी बात पर अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। और आज हम हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वहां के लोग अपनी जमीन से जुड़े रहें, वहां की आत्मा जो है वो इंटैक्ट रहे। आत्मा बहुत चीजों से मिलकर बनेगी किसी शहर की, उसकी सोशल सराउंडिंग्स, कंपोनेंट्स, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब इकोनॉमी की बात करते हैं हम यहाँ पर ओम प्रकाश जी, तो एग्रीकल्चर को हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी भी शहर या देश की इकोनॉमी उसके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। हम अगर सिर्फ जोधपुर के नजरिए से देखें, क्या विशेषता है यहाँ की एग्रीकल्चर सिनेरियो की? देखिए, जब हम जोधपुर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं और विशेष रूप से कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पर कई निश्चित रूप से विशेषताएं इस पूरे क्षेत्र की हैं। पहली विशेषता ये है कि यहाँ की जो लोकल क्रॉप्स हैं या लाइव स्टॉक की लोकल ब्रीड्स हैं, वो अपने आप में ये क्षमता रखती हैं कि कम से कम पानी में और कम से कम भूमि की फर्टिलिटी के अंदर अच्छी से अच्छी पैदावार देने की उनके अंदर इनबिल्ट कैपेसिटी है। पहला तो उनका यूनिकनेस एक ये है। और दूसरा, जब इस क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे शेखावत साहब ने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर प्रति व्यक्ति जो जमीन की उपलब्धता है वो बाकी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा है। ये भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है इस क्षेत्र की। और तीसरी जो विशेष बात ये है इस क्षेत्र की, वो ये है कि यहाँ का जो भी प्रोड्यूस होता है, चाहे हम उसको फल की बात करें, चाहे सब्जी की बात करें, चाहे फसलों की बात करें, उस प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इस क्षेत्र से जो आती है, उस क्वालिटी को किसी और क्षेत्रों में रिप्रोड्यूस करना अपने आप में बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अच्छा, ओके। तो फिलहाल यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर हम देखें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसा अभी आप क्या देख रहे हैं उसके बारे में, और संभावनाएं कैसी दिखती है आपको? आपके पास क्रॉप है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज
आप कैसे देखते हैं कि सपोर्ट है अभी उस एक्सपोर्ट को या उस डिमांड को मीट करने के लिए? देखिए, एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश से, कृषि के अलग अलग क्षेत्रों से एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। देश का 80% जीरा पश्चिमी राजस्थान में होता है और जीरे आज के दिन लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जीरा पश्चिमी राजस्थान से दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ईसबगोल की जो हस्क है उसका लगभग 20% पूरे देश का हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। लगभग ईसबगोल का लगभग 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बिजनेस इस देश के अंदर है। तीसरी बात हम करें, यहाँ की जो लोकल क्रॉप्स हैं जैसे मोठ, मूंग, बाजरा। मोठ जो है देश का 95% मोठ पूरे देश का जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है। पूरी आपकी बीकानेर की भुजिया की इंडस्ट्री मोठ के ऊपर बेस्ड है और यही मोठ के बेस की जो भुजिया है ये पूरे दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग देशों में यहाँ से जा रही है। इसमें स्वाति जी, इसमें बीच में थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। एक चीज यादव साहब बताना भूल गए, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो है ग्वार जी। जो पश्चिमी राजस्थान का ग्वार पैदा होता है, पूरी दुनिया में ग्वार गम का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा सेंटर अगर दुनिया में कोई है तो जोधपुर है। और जोधपुर से जितना देश भर में जितना ग्वार पैदा होता है उसका लगभग पश्चिमी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 65% प्लस ग्वार पश्चिमी राजस्थान से आता है। और एक्सपोर्ट जितना होता है ग्वार गम का या ग्वार के स्प्लिट्स का, उसका लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा जोधपुर से जाता है। वो अपने आप में एक, हालांकि वो उसमें अप एंड डाउन कर्वेचर्स आते हैं, तो अपने आप में एक 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट का एक इंडस्ट्री सेगमेंट वो भी है जो जोधपुर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को का बहुत बड़ा स्टेक है। संक्षेप में आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे अग्रवाल जी, ब्रेक पे जाने के पहले, कि यहाँ से जो चीज प्रोड्यूस होती है वो बाहर जाती है और वहाँ की चीजों फेमस हो जाती है। जहाँ जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा है बीकानेर और वहाँ पर इस्तेमाल होता है और वो वहाँ जाके फेमस हो जाती है। उस हिसाब से जोधपुर उतना फेमस नहीं हो पाता है अपने प्रोडक्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट अगर हम साइड कर दें सिर्फ, तो हैंडीक्राफ्ट को लेकर हम जानते हैं कि जोधपुर बहुत फेमस है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं यहाँ की वो अपने लिए एक आइडेंटिटी अभी भी क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। आपको क्या लगता है वजह क्या है उसकी? आपको बताना चाहता हूँ कि जोधपुर का औद्योगिकरण का एक बहुत लंबा सा इतिहास रचा हुआ है और जोधपुर में सबसे पहले इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का प्रादुर्भाव हुआ है जी। और हमारे एमपी साहब भी कह रहे हैं, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में जो आप बात करना चाहती हैं, गम-गंवार के बारे में बात करना चाहती हैं, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करना चाहती हैं, तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जो कि मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आती हैं और इनका कंट्रीब्यूशन राजस्थान के जीडीपी में और हिंदुस्तान के जीडीपी करीब 2 से 3% मानते हैं इसका। कई चीज जोधपुर में एग्रीकल्चर बेस हैं, जैसे कि ग्वार की एग्रीकल्चर बेस है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 90% तक ग्वार का जो प्रोडक्शन है वो जोधपुर से ही बन के जाता है जी। हैंडीक्राफ्ट अपने आप में एक अपनी अद्वितीय छाप बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ में जोधपुर में टेक्सटाइल जो है एक अपना रोल है, और उसके साथ में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं पत्थर से जुड़े हुए उद्योगों का जी। अगर आज के देखें तो पत्थर से जितनी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है वेस्टर्न राजस्थान में, अपने यहाँ पे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट स्टोन और जितने भी चित्र पैलेस को देखना चाहते हैं, जितनी भी सुंदर बिल्डिंगें हैं वो सिर्फ पत्थर से ही बनी हुई हैं। तो पत्थर उद्योग में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त यहाँ पे है जी। इस तरह से अगर अपन देखते हैं टूरिस्ट के रूप में भी देखते हैं तो लोग बाग
मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट के रूप में आया था पहले जी। और एक व्यापारी के रूप में यहाँ ढल गया हूँ। माफ कीजिएगा अग्रवाल जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी इस बात को, हम इस कहानी को जरूर सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सब बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। और आज हम हैं राजस्थान के ब्लू सिटी में, जिसका नाम है जोधपुर। हमने ब्रेक के पहले बात करी है जोधपुर के टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ की ग्रोथ के बारे में। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए इसके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को जरा हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं शाश्वत कुलश्रेष्ठा जी से बात करूंगी अभी। शाश्वत जी, यहाँ की इंडस्ट्री, खासकर ऑयल एंड गैस और यहाँ का जो पावर हब भी कहते हैं जोधपुर को, इसमें ग्रोथ अभी तक कैसा दिख रहा है आपको, और कहाँ पर लग रहा है कि कुछ कमी है जिसको अगर हम एड्रेस कर ले तो वो जो तेजी की रफ्तार है वो दोगुनी या चौगुनी भी हो सकती है? जोधपुर जो शहर है, इसकी फिजा कुछ अलग है जी। ये बाकी जो स्मार्ट सिटीज हैं उससे अपने आप को एक अलग पहचान देता है, जबकि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नहीं है। जबकि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नहीं है। ये अटल मिशन में है। जोधपुर डेजर्ट का गेटवे तो हमेशा से रहा है, लेकिन अब जोधपुर ने करवट लेके ये एनर्जी हब का भी गेटवे बन गया है। यदि आप जोधपुर को देखें तो 300 किलोमीटर की रेडियस में जो एक पूरा एनर्जी हब टू द इंडिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाड़मेर, जहाँ पे की ऑयल एंड गैस है, बाड़मेर के RJ-ON फील्ड से जहाँ केन इंडिया ऑपरेशन कर रही है, देश का 25% डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूस हो रहा है। लिग्नाइट बेस्ड मेजर पावर प्लांट्स हैं। थोड़ा आगे बढ़े जैसलमेर में तो विंड और सोलर की बहुतायत है। जोधपुर में भी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सनी डेज और सोलर रेडिएशन इसी क्षेत्र में है। सन सिटी है ही ब्लू सिटी के साथ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना आता है तो रिक्वायरमेंट फॉर जॉब एंड स्किल्ड मैन पावर की जरूरत आना स्वाभाविक है। मुझे इस शहर का, बिकॉज ये जो शहर है यही इस पूरे डेवलपमेंट सेंटर का एपिक सेंटर है, ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इसमें कि यहाँ पर एक एनर्जी बेस्ड SEZ बने, जहाँ पे कि आपका विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग हो। विंड टरबाइन आज भी आपकी हो रही है तो गुजरात में हो रही है, दूसरे क्षेत्रों में हो रही है। सोलर पार्क के लिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको ये शहर बहुत अच्छी तरह होस्ट कर सकता है। इसी को फोकस करते हुए 2013 में एक केन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने जोधपुर में शुरू किया था। ये सेंटर पूरे भारत के मानचित्र पे वोकेशनल ट्रेनिंग में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। 12 एकड़ में फैला हुआ है, रेजिडेंशियल है। कितने यहाँ पर पर एनम अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर होते हैं? और 1000 बच्चे हम सालाना इसके अंदर ट्रेनिंग देते हैं। और क्या कंजम्पशन वहाँ सारे जो भी वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं? इतनी रिक्वायरमेंट है अभी शहर में? जो इस इंस्टीट्यूट को प्लान किया गया है उसका ओरिएंटेशन यही रखा गया है कि बच्चे को जॉब मिले, उसे रोजगार मिले। इसके अंदर जो हमने कोर्सेज प्लान किए वो इसी तरह किए कि जो असली गैप ऑफ स्किल गैप है, जहां बच्चे को चाहिए वो है जो 12th पास है, जो 12th नहीं कर पाया, ITI हो गया लेकिन वो उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो उसको जॉब ओरिएंटेशन होने के लिए हमने मेंटेनेंस ओरिएंटेड कोर्सेज रखे। विंड टरबाइन मेंटेनेंस, सोलर पैनल मेंटेनेंस, हाई प्रेशर वेल्डिंग। हमको लगता था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बहुत ही जल्दी, तो इसलिए हमने वेल्डिंग को बहुत महत्व दिया। नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए हमने रिटेल भी रखा है। और मुझे बता के बहुत खुशी है कि जो बच्चे विंड से, सोलर से निकल रहे हैं, उनको निकलने से पहले ही अधिकतर को बाड़मेर, जैसलमेर में इन कंपनियों से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और उससे बड़ी खूबी यह है कि जो बच्चा एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है उसको तो सैलरी मिल ही रही है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर बन रहा है वो सैलरी से भी अच्छा कमा रहा है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर महावीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी कंपनी SME कैटेगरी में आती है और आपने करीब 20 साल पहले, तकरीबन 25 ईयर्स बिफोर, 25 ईयर्स पहले आपने यहाँ पे काम शुरू किया था।
तब क्या माहौल कंड्यूसिव था एक छोटी कंपनी शुरू करने के लिए? छोटा काम तो नहीं कहेंगे उसे हम, लेकिन हाँ एसएमई सेक्टर के दायरे में जो आती है कंपनी, वो शुरू करने के लिए। और पिछले 25 साल में आपने क्या देखा है चेंज एसएमई सेक्टर की ग्रोथ में जोधपुर में? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 92 के अंदर, उस समय एसएमई इंडस्ट्रीज यहाँ पे मुश्किल से 200 से 300 होगी, और आज की तारीख में कम से कम 2500 से 3000 यहाँ पे एसएमई इंडस्ट्रीज है। और माहौल है जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए जोधपुर में। और एक चीज कहना चाहूंगा, जोधपुर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर हर तरह की इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील, गवारगम, हैंडीक्राफ्ट, स्टोन, एग्रीकल्चर, हर तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसको सपोर्ट करें तो ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ सकती है, और विद इन 2 और 3 ईयर्स इट कैन बी डबल्ड। जब आप कहते हैं कि सपोर्ट करें, तो आप किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? सपोर्ट मैडम, देयर इज ए लैक ऑफ लैंड। इंडस्ट्रीज के लिए नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं अभी यहाँ पे। जो अगर इंडस्ट्रीज के लिए अगर लैंड अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए तो दे कैन डेवलप वेरी मच। शेखावत जी, ये तो सीधा प्रश्न मुझसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो इन्होंने अभी बात कही है अग्रवाल साहब ने कि इंडस्ट्री के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि मैंने अपनी बात शुरू करते हुए इस तरह से कहा था कि हमारे पास एम्पल ऑफ लैंड है। देखिए, ये जो है, जहां महावीर अग्रवाल साहब कहते हैं लैंड नहीं है, वहां ये बात कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2013 की सरकार के समय जो लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद में जो वापस लैंड एक्विजिशन के लिए नए नियम बने और उस सब के बीच का जो व्यवधान था, उसके कारण से लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जोधपुर ही नहीं पूरे देश भर में स्लो डाउन हुआ। और उसके कारण से नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के निर्माण में कहीं न कहीं सब जगह थोड़ी सुस्ती आई। लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2 नए इंडस्ट्रियल जोन नए बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी जोधपुर में 2 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या करने की जरूरत है कि वो जो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यहाँ पे ये हब बन जाए या फिर एक नए जगह के तौर पर उभरे, तो उसके लिए एक चीज क्या करने की जरूरत है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं शेखावत साहब के कि पश्चिमी राजस्थान में एक इलेक्ट्रॉनिक का करें और आईटी का करें, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक आईटी का डेवलपमेंट हो। और हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब को मैं इस आगाह कराना चाहूं कि इन सब के लिए जमीन की आवश्यकता रहेगी हर हालत में, और फिर आवश्यकता रहेगी ट्रेनिंग की आवश्यकता रहेगी। ये कोई भी उद्योग चलाने, मुझे ही पता है कि जब मैं उद्योग चलाता हूं तो एक आदमी को तैयार करने में 3 साल लग जाते हैं, और 3 साल जब वो तैयार हो जाता है तो उसको दूसरा तैयार वाला आदमी ले जाता है। तो आप कह रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और जिसे पूरा करने के लिए यहाँ पर और इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में इंडस्ट्री के स्किल मैन पावर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। मैं वापस आऊं, सिटी में ये एक बड़ा योगदान रहेगा इसका। जी जरूर। ओम प्रकाश जी, हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी, और यहाँ पे जो हम पहले बात कर रहे थे शो के, सबने ये बात उठाई थी कि यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो एक प्रॉब्लम अभी भी है, जबकि शहर में पोटेंशियल बहुत है। सबने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि ये चीज़ अगर हम कर लें तो इस शहर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको क्या लगता है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितना ज़्यादा एक हम कहें कि स्लो डाउन कर देता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ या एक्सपोर्ट के ग्रोथ को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा दूसरे क्षेत्रों से कितनी अच्छी है, यही एक पहला बिंदु बनता है। जब हम कृषि की बात करते हैं और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखिए कि बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर देश के बाहर जा रहा है तो उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं जी। जबकि अगर यहाँ का प्रोड्यूस जोधपुर से बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 60 मिनट लगते हैं। क्या बात है। तो अपने आप में ये ऐसा उदाहरण है कि अगर यहाँ का जो एक नेचुरल प्रोड्यूस है, आजकल जो सरकार का जोर भी है नेचुरल फूड के ऊपर और ऑर्गेनिक फूड के ऊपर,
यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, या तो वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के करीब हैं, बहुत करीब हैं, या नहीं करीब हैं, तो नेचुरल फूड तो बिल्कुल यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर प्रोड्यूस रेगुलरली सभी किसानों द्वारा किया जा रहा है। अगर इस नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड को हम पूरे देश से और पूरी दुनिया से जोड़ दें, और उसके लिए अगर सही मायनों में ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एरियल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, तो अपने आप में इस क्षेत्र की कायाकल्प हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो किसान वर्ग का होगा। जी, क्विकली आपसे अगर मैं जानना चाहूँ शाश्वत जी, एक पॉइंट अगर आप बता सकें कि आपके इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जोधपुर में एक चीज जो आप चाहेंगे बदलना या फिर इंट्रोड्यूस करना। कनेक्टिविटी। करी सिंह जी। मैं एक दूसरे स्तर पे लीव माय लास्ट वर्ड्स। इसकी जब हम शहर के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो भविष्य किसके लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है should be linked with the development of the city. The quality of life should not be compromised with the industrial development or any other development of the city. तो जो एक रहने का जो सलीका है और क्वालिटी है वो हमेशा अगर शहर की बनी रहेगी तो जो शहर है वो फ्यूचर में एक सार्थक शहर बन के रहेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। महावीर जी, आपके हिसाब से एक बदलाव, लैंड आपने कहा कि इजीली अवेलेबल हो तो ज्यादा बेहतर है, कुछ और आप एसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए? कनेक्टिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज जोधपुर इज नॉट कनेक्टेड वेरी वेल फ्रॉम अदर सिटीज एंड मेट्रो सिटीज। ओके, मैं ऐड करना चाहूंगा मैडम जी। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार एयरक्राफ्ट उड़ाया था और 1920 में शहर के अंदर पहला फ्लाइंग क्लब बन गया था। अच्छा। लेकिन आज भी हमारे पास एक सिविल एयरपोर्ट नहीं है। जो हम एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं वो डिफेंस का है और वो बहुत सारी रेगुलेशन से बंधा हुआ है। जी शेखावत जी, आपके पास ही हम आएंगे आखिरी सवाल लेकर इस सेशन का। कनेक्टिविटी बढ़ाई कैसे जाए, बढ़िया कैसे की जाए, और साथ में जो कनी सिंह ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पर हम आगे बढ़ जाएं और क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करने लगे, आप ये बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, जहां तक कनेक्टिविटी का प्रश्न है, मैं सोच ही रहा था कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आने वाला है। दो तीन तरह की कनेक्टिविटी की बात होती है। जब मैं एजुकेशन हब के रूप में जोधपुर को देखते हुए बात करता हूं तो एयर कनेक्टिविटी की, इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो या कोई भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो, तो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एक बड़ा प्रश्न होता है। जोधपुर में, जैसा मैंने अपनी बातचीत के शुरू में ही कहा था कि आज़ादी से पहले यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन क्योंकि हमारा एयरपोर्ट के सिर्फ सिविल टर्मिनल है और एयरपोर्ट, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एयरफोर्स का है। पिछले 15-20 सालों से प्रयास करने के बाद में भी जोधपुर एयरपोर्ट का विकास नहीं हो पाया था। दो बार जोधपुर से चीफ मिनिस्टर रहने के बाद में भी नहीं हो पाया। मैं जब चुनाव लड़ने आया था तब मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जोधपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए काम करूंगा, और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, और पूरा शहर मेरा जानता है, पूरा मारवाड़ जानता है कि उस दिशा में मैंने काम किया है, सकारात्मक काम किया, और हम लगभग सफलता के पास में हैं। जोधपुर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए 37 एकर्स लैंड जो है एयरफोर्स से मिलनी है, उसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। ग्राउंड पे सर्वे हो गया है, ग्राउंड पे प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सारी प्रारंभ हो गई हैं। और जोधपुर एयरपोर्ट का 2 स्तर पर विकास, फर्स्ट फेज में जो हमारी सबसे एप्रन नहीं है, एप्रन छोटा है, उसको विकसित करने का काम, टैक्सीवे नया बनाने का काम, पार्किंग नया बनाने का काम, और दूसरे फेज में जोधपुर के एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनाने का काम, दोनों सैंक्शन हो गए हैं, दोनों के लिए पैसा सैंक्शन हो गया है। और धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसमें हमारा पूरा सहयोग किया। और यदि किसी एक व्यक्ति का नाम यदि मैं लूं कि जिसके कारण से ये सब कुछ संभव हुआ, तो देश के रक्षा मंत्री जी, जिन्होंने बिठा करके हमको जमीन दिलाने की बात की। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो 2019 तक कंप्लीट होने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो है कि पश्चिमी राजस्थान में एक संभावना है जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने आदरणीय गडकरी जी के साथ में बैठकर उस पर चर्चा की है, राज्यसभा में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जोधपुर में गुजरात के लखपत क्रीक से लेकर के और सांचौर तक, जालोर जिले में जोधपुर के एक पार्ट है जालोर, उसमें एक कैनाल अगर ड्रेज कर दी जाए तो पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए और पूरे देश भर के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक जो है पोर्ट, सी पोर्ट की संभावना यहां बनती है। ये तीनों अगर हो जाता है तो जोधपुर की तकदीर बदल सकती है, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। जी जी, चलिए, तो जोधपुर में संभावनाएं काफी हैं, काफी कुछ काम चल रहा है, लेकिन
एक चीज जो सभी के दिमाग में है और दिल में भी है कि बस यहाँ कनेक्टिविटी अगर ठीक हो जाए तो इस शहर को आगे बढ़ने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और जैसा करनी जी ने कहा कि तरक्की भी हो जाएगी, और अगर हम ये भी इंश्योर कर दें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शहर की वो मेंटेन कर दी जाए, तो ये बैलेंस अगर हो जाए तो इस शहर जैसा कोई और शहर शायद आपको देखने में ना मिले। और जैसा आपने कहा कि मारवाड़ कहीं भी जाता है, कुछ भी काम करता है तो सबसे आगे निकल जाता है, तो जोधपुर शायद वैसा ही उभर कर आए कि सबसे आगे रहे और उसके जैसा कोई भी शहर देखने को ना मिले हमें। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, सेशन को यही खत्म करते हैं, लेकिन आप सभी बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम अपने दूसरे पैनल डिस्कशन से बात करेंगे और जानेंगे जोधपुर के बारे में और गहराई से, यहाँ तरक्की के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।